हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में ही एडमिशन क्यों करवाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्च में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं और बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कैसे करवाएं, और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़े। ऐसा क्यों है? केंद्रीय विद्यालय ही क्यों चाहते हैं लोग? इसके पीछे कुछ रीजन हैं। जो रीजन मुझे दिखे हैं हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपको अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सभी केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाया है। ये जो मेरा पॉइंट है ये सभी केंद्रीय विद्यालय का एवरेज है। इसमें कुछ केंद्रीय विद्यालय के लिए लागू हो सकता कुछ में लगेगा कि लागू ना हो, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक बार व्यू आएगा आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे के लिए केंद्रीय विद्यालय कितना अच्छा कितना बुरा है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ाने के कारण। नंबर 1, केवी देश के टॉप स्कूलों में शुमार होता है। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वो देश के टॉप स्कूलों में आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट आते हैं उस समय केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट सबसे टॉप पर रहता है। ऐसे में सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। ऐसा नहीं, हम कहते हैं कि इससे अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, इससे अच्छे स्कूल भी होते हैं। एक एवरेज फीस कम हो, जहां आपका बच्चा जा सके, जहां आपका बच्चा बात कर सके, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मिक्सअप हो, ऐसा स्कूल टॉप में जो है वो केंद्रीय विद्यालय ही है। क्योंकि जो और स्कूल हैं वहाँ या तो फीस अधिक है या तो आपका बच्चा कंफर्ट महसूस नहीं करता है और कुछ भी कारण रहते हैं। तो आपके बच्चे के लिए केंद्रीय विद्यालय सबसे सुटेबल जगह हो सकती है। नंबर 2, केवी में अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनकी जो शिक्षा वो उतनी अच्छी नहीं होती है, यानी हाई एजुकेटेड नहीं होते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो भी टीचर होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का एक फिक्स क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को पूरा करने वाले लोग ही टीचर बन सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में कुछ क्राइटेरिया में छूट दे दी जाती है और अच्छे टीचर होते हैं। नंबर 3, केवी में सबसे अच्छी बुक NCERT बुक्स पढ़ाई जाती हैं। इसका सिलेबस जो है वो CBSE बोर्ड निर्धारित करता है और इसमें NCERT की बुक्स चलती हैं। नंबर 4, केवी में देश के सबसे अच्छे बोर्ड CBSE से पढ़ाई होती है, जो देश का सबसे अच्छा बोर्ड माना जाता है। उसके थ्रू मान्यता होती है और उसी के थ्रू इसमें पढ़ाई होती है। नंबर 5, केवी में शिक्षण कार्य में तकनीकी का प्रयोग होता है। आजकल शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग बढ़ गया है और ये केंद्रीय विद्यालय में भी लागू होता है और प्राइवेट स्कूल में भी लागू होता है। नंबर 6, केवी में सभी लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ रहती है। अगर लड़की है उसकी ट्यूशन फीस क्लास 12 तक माफ रहेगी। ट्यूशन फीस केवल माफ रहेगी, अन्य जो फीसें हैं वो लगेंगी। नंबर 7, केवी की बिल्डिंग मानक अनुसार होती है। जो बड़े शहर हैं उनमें आपने देखे होंगे कि बिल्डिंग्स को लेकर बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बड़े शहरों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स छोटी होती है, जगह कम होती है, खेल कूद की जगह कम होती है, हवा आने की जगह कम होती है, रोशनी आने की जगह भी कम होती है। या जो भी बहुत अच्छे स्कूल हैं और बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये सुविधाएं होती हैं, लेकिन उनमें फीस भी बहुत अधिक होती है और उनमें भी बच्चों का एडमिशन कराना
बहुत मुश्किल होता है। नंबर 8, केबी में लाइब्रेरी की सुविधा होती है जिसमें अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। तो सभी केंद्रीय विद्यालयों में लाइब्रेरी की सुविधा होती है, इनमें जहां बच्चे अच्छी किताबें फ्री में पढ़ सकते हैं। नंबर 9, केबी में बच्चों के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड होते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि बड़े शहरों में जो छोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके पास प्लेग्राउंड्स कम होते हैं, या जो उनके रूम होते हैं वो हवादार और रोशनीदार नहीं होते हैं। ये सभी दिक्कतें होती हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। इनके पास बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं, बड़े बड़े रूम होते हैं, हवादार और रोशनीदार रूम होते हैं। नंबर 10, केबी में पर्याप्त मात्रा में जगह होती है। वही चीज़ हर जगह जितनी मात्रा में जगह उपयुक्त होती है उसी मात्रा में जगह है। जैसे मान लीजिए रूम में कितनी जगह होनी चाहिए उतनी जगह होती है। कॉरिडोर में, प्लेग्राउंड में जितनी जगह होनी चाहिए उतनी जगह होती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज होते हैं और हॉल होते हैं। बहुत सारी सुविधाएं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं, जो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार जरूरी हैं, वो उपलब्ध कराया जाता है, यानी वो रहता ही है। नंबर 11, केबी में अधिकतर नौकरी वालों के बच्चे होते हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इसमें नौकरी वालों के बच्चों का एडमिशन अधिक होते हैं क्योंकि उनको वरीयता मिलती है। इसलिए अगर आपके बच्चे का एडमिशन इसमें हो जाता है तो आपके बच्चे को एक पढ़ाई का माहौल मिलेगा, क्योंकि जो नौकरी पेशा इंसान होता है वो अपने बच्चे को पढ़ाना ही चाहता है और नौकरी ही कराना चाहता है, इसलिए वो पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। और ऐसे में आपका बच्चा एडमिशन पा लेगा तो उसका भी माहौल पढ़ाई वाला हो जाएगा। नंबर 12, केबी में नर्सरी से क्लास 12 तक विद्यालय नहीं बदलने होते हैं। एक फायदा ये भी रहता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करा दिए और पता चला कि वो स्कूल क्लास 1 तक ही है या क्लास 5 तक है, इसके बाद आपको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर केंद्रीय विद्यालय नर्सरी से क्लास 12 तक रहते हैं। पहले क्लास 1 से 12 तक था, अभी हर जगह नर्सरी चालू हो रही है, तो नर्सरी से क्लास 12 तक मान सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी क्लास में हो गया तो आपको क्लास 12 तक विद्यालय नहीं बदलना होगा, स्कूल नहीं बदलना है और आपका बच्चा एक ही जगह पढ़ता रहेगा, उसको सुविधा होगी। नंबर 13, केबी में अधिकतर सभी बच्चों के माता पिता शिक्षित होते हैं। इसमें जो बच्चे आते हैं उनके माता पिता अधिकतर शिक्षित रहते हैं, तो वो पढ़ाई के प्रति जागरूक रहते हैं और पढ़ाई का माहौल बनता है। नंबर 4, केबी में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात स्टैंडर्ड रहता है। प्राइवेट स्कूलों में भी स्टैंडर्ड रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ छोटे प्राइवेट स्कूलों में ये चीज़ नहीं रहती है। उनको जितना एडमिशन मिलता है वो एडमिशन लेते रहते हैं और शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मानक अनुसार नहीं रह पाता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात स्टैंडर्ड रहता है, यानी एक शिक्षक के अंदर जितने बच्चे होने चाहिए उतने ही होते हैं। नंबर 15, केबी में एनसीसी स्काउट गाइड की भी सुविधा रहती है। अगर आप अपने बच्चे को एनसीसी या स्काउट गाइड की ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। नंबर 16, केबी में खेल कूद के साधन होते हैं। जो खेल कूद के साधन होने चाहिए वे सब साधन केंद्रीय विद्यालय में हैं और खेल कूद के टीचर एवं कोच होते हैं। नंबर 17, केबी में विभिन्न प्रकार के खेल हेतु उपयुक्त शिक्षक और सामग्री उपलब्ध रहती है। आपका बच्चा जिस खेल में खेलना चाहे, जिसमें वो निपुण होगा उसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी खेल के टीचर एवं कोच तथा सामग्री उपलब्ध रहती है और उनको अच्छे से गाइड किया जाता है ताकि वो खेल की दुनिया में भी आगे बढ़ सके। नंबर 18, केबी में गरीब तथा वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। यहाँ RTE कोटा लागू
रहता है। अगर कोई गरीब या वंचित समूह का बच्चा है तो उसका एडमिशन निःशुल्क होता है और उसको कोई फीस नहीं देनी होती है। उसकी बुक्स, ड्रेस, घर से विद्यालय व विद्यालय से घर आना जाना फ्री रहता है। नंबर 19, केबी में साझा संस्कृति की झलक बच्चों को बचपन से ही मिलती है। अब जैसे अलग अलग राज्य के रहेंगे, उनकी अलग अलग संस्कृति भी हो सकती है, तो साझा संस्कृति की झलक बच्चों को बचपन से ही मिल जाती है। नंबर 20, केबी में दूसरे अच्छे स्कूलों के मुकाबले फीस कम लगती है। अब जिस स्टैंडर्ड का ये स्कूल होता है, उस स्टैंडर्ड का अगर प्राइवेट स्कूल आप देखेंगे तो फीस बहुत अधिक रहती है, इसमें बहुत कम रहती है। ये भी एक कारण है कि आप अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ फीस कम लगती है और स्टैंडर्ड हाई रहेगा। नंबर 22, केबी में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास होता है। केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीजें लागू होती हैं। ऐसे में वहां राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास किया जाता है, क्योंकि वहां अनेकता में एकता, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनके अंदर भारतीयता और राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। नंबर 23, केबी में बच्चे शैक्षिक परिवेश के परिवार से होते हैं, जिससे स्कूल का परिवेश भी पूर्ण शैक्षिक होता है। तो बच्चे जो होते हैं वो शैक्षिक परिवार के होते हैं, इसलिए स्कूल का माहौल भी शैक्षिक रहता है। तो ये थे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के कारण। आपको केंद्रीय विद्यालय में क्यों पढ़ाना चाहिए, एक दो चीजें मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय में आपको क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा कोई बड़ा रीजन तो नहीं दिखा कि केंद्रीय विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ है या मेरे बच्चे का RTE के तहत एडमिशन नहीं हो रहा है और मैं जनरल हूँ, मैं EWS या BPL में नहीं हूँ। या अगर आप EWS या BPL में नहीं हैं, आप जनरल में हैं, आपके पास ऊपर वाला ने पैसा दिया है, आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च करिए। इस चक्कर में परेशान न रहिए कि मेरा RT के तहत एडमिशन नहीं हो रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, जो आपके बच्चे के काम न आए। आप गरीब नहीं हैं, आप EWS या BPL नहीं हैं और जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय से बहुत अच्छे हैं और उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप उसमें एडमिशन कराइए, बच्चे का ध्यान रखिए और बच्चे को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप के पास पैसा है, उसका सबसे अच्छा उपयोग बच्चे की पढ़ाई ही है। उम्मीद करता हूँ कि किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।